मैं अपने इंडियन ऑडियंस के लिए बोलना चाहता हूँ, स्पेशली फारूक को ये बोलना चाहता हूँ जैसे मुंबई टोन में बोलते हैं, अबे लौड़िया। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज आतिफ इकबाल और आज हम बात करने वाले हैं एक चमन चूतिए के बारे में जिसका नाम है पाकिस्तानी रिएक्ट फारूक कुत्ता। वाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि ही इज अ डम फक, ही इज अ हिपोक्रेट और ये एक नंबर का चमन चूतिया आदमी है। मैं ये सब बोलना नहीं चाह रहा था पर ये रियलिटी है, ये सच है। मैं कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता नहीं हूँ, इसलिए मैं आज पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे स्क्रीन ऑफ क्यों है, फ्लैग क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने ये रिकॉर्ड किया था बट अनफॉर्चुनेटली मैंने वो वीडियो अपने हाथ से डिलीट कर दी, तो ये मैं दोबारा ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये सारी फ्रस्ट्रेशन इस फारूक के बहन की आंख पे निकालूंगा। अगेन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते ट्विटर पे जहाँ पे मैं इसकी लेता रहता हूँ, इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे इसने ब्लॉक कर दिया मुझे, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। डिस्कॉर्ड पे मेरे जैसे और लोगों से जुड़ सकते हो जो इसकी वाट लगा सकते हैं। प्लीज जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो करना है करो, खेलो, मस्ती करो, उखाड़ो, फेंको, जो करना है करो, बट गो इन माई डिस्क्रिप्शन, choose the platform that you want me to see and go there and hit follow. Okay, let's start. तो जैसे वीडियो स्टार्ट होती है वहां पे ये अनेक के ट्रेलर में, जो कि अनेक मूवी पे ट्रेलर पे इस पे रिएक्शन दिया है, स्टार्ट होने के फड़फड़ाता रहता है। जैसे एंड होती है कहता है कि ये जो प्रोपागेंडा है, नेपाल में क्या टेंशन है, नॉर्थ ईस्ट में क्या टेंशन है। मैं सर फोड़ रहा था, मैंने कहा तेरा दिमाग है ये गोबर गणेश है ये? अबे बहन की आंख, नेपाल कहां से इंडिया का हिस्सा बन गया मेरे भाई? नेपाल इज अ सेपरेट कंट्री। नेपाल इधर है, नॉर्थ ईस्ट इधर है। ये साला अलग चमन चूतियां है। एक तो इनकी ज्योग्राफी है खराब, ये नेपाल को लेके आ गया बीच में, नॉर्थ ईस्ट। मैं हंस रहा था इसकी बेवकूफी पे। नॉर्थ ईस्ट पे नेपाल को घुसड़ के लेके आ गया। नेपाल इज अ सेपरेट कंट्री रूट, नॉर्थ इज पार्ट ऑफ इंडिया। एनीवे, इसके एग्जाम्पल से लेके चला जाए तो जब मैं आपको पाकिस्तानी मेंटालिटी बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई पूछा जाता है ना कि बलोच में लोग मर रहे हैं, सिंध में लोग मर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में लोग मर रहे हैं, तो ये बात करते हैं कश्मीर। कश्मीर मतलब क्या सवाल पूछा गया है, क्या आंसर आ रहा, साला कोई रिलेशन नहीं है। बात चल रही है नॉर्थ ईस्ट की, भाई साहब बात कर रहे हैं नेपाल की। कतई लेवल का चमन चूतिया है, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं ये किस लेवल का है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बी अवेयर। आगे बढ़ते इस वीडियो में कहता है कि इंडिया 10 साल पहले यूनाइटेड था, पर्टिकुलर मुस्लिम ऑपरेस नहीं होते थे, हर कम्युनिटी के लोग ऑपरेस होते थे, नॉर्थ साउथ ऑपरेस नहीं होते थे 10 साल पहले जब बीजेपी नहीं थी। फिर कहता है कि मैं बताऊंगा नहीं वरना लोग अटैक करेंगे। साले हम जानते थे कि तू ये ट्विटर पे मोदी को साइकोपैथ कह चुका है, जेनोसाइड किलर कह चुका है, इंडियन रेपिस्ट कह चुका है। मैंने सब वीडियो कवर करी है, आप जाके देख सकते हैं। इस चूतिया ने हर एक लेवल पे गिरा हुआ ये बंदा। इन पाकिस्तानियों के अंदर इनके सुई का जो कांटा है ना, ये साला एक ही चीज पर अटका हुआ है कि जब से बीजेपी आई है तब से मुस्लिम का जेनोसाइड हो रहा है, डेमोक्रेसी की माँ बहन एक हो गई है। ये हमें बता रहे हैं कि हमारा देश कैसे चलेगा, जिनकी आर्मी खुद पूरे सरकार पलट देती है। क्या बोला जाए, हिपोक्रेसी की सीमा ही नहीं। फिर ये कहता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ कह दिया, मेरे अकाउंट को 4 बीजेपी या 4 आईटी सेल वाले चूतिया के इसको अटैक करेंगे, इसको करेंगे। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा भाई तुझे हमारे मोहल्ले के सड़े से गली का कुत्ता भी न थूके, तू आईटी सेल की बात कर रहा है। चल मान लिया आईटी सेल वाला करेगा, मान लिया 4 चूतिया तुझे अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना। डॉक्टर को, मेरी फिलॉसफी समझ, डॉक्टर को समझने के लिए डॉक्टर चाहिए, पॉलिटिशियन को समझने के लिए पॉलिटिशियन चाहिए, रिश्तेदार को समझने के लिए रिश्तेदार चाहिए, और तुझ जैसे चूतियों को टैकल करने के लिए देश का चूतिया ही चाहिए। तो समझ रहा है बंटी? बंटी तो चूतिया ही है, उसी तरीके से तू भी चूतिया है। तेरे जैसे को टैकल करने के लिए कोई चूतिया ही चाहिए, समझ रहा मेरे भाई? दैट्स व्हाई अगली बार अगर तुझे लगेगा कि चूतिया लोग तेरे को अटैक कर रहे हैं, इज बिकॉज यू आर चूतिया। मैग्नेट को मैग्नेट ही खींचता है भैया, पानी को पानी खींचता है, पानी को आग नहीं खींचता। उसी तरीके से तेरे जैसे गधे को गधे ही खींचते हैं, दैट्स अ फैक्ट। समझा अब तू? फिर ये कहता है कि यू गाइस आर हेडेड, इट्स द वर्स्ट वे अ कंट्री कैन गो। ये भाई साहब हमको बता रहे हैं कि हमारा देश, ये ज्ञानी बाबा जो है, ज्ञानी बाबा, ज्ञानी फारूक बाबा इज टेलिंग अस कि हमारी कंट्री किधर जा रही है। मैं आपको बताता हूं कि इनका मुल्क जो है ना, कायदे आजम का जो मुल्क है, पाकिस्तान था ना पाकिस्तान,
ये किधर जा रहा है मैं बताता हूं। इनकी आर्मी पूरा सत्ता पलट देती है, इमरान खान की मां बहन एक कर देती है, शाहबाज शरीफ अपने टुट्टू को बैठा देती है पावर में। आर्मी बाजवा, आर्मी के बंदा जो है ये जाके नजीब अंजुम जो भी है जाके इनको खूब पिटाई लगाता है इमरान खान। ये इनके मुल्क में हो रहा ही है, ये आम हिंदुस्तानी के घर पे नहीं होता, ये इनके मुल्क के वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ हो रहा है। इनके यहाँ इन्फ्लेशन आसमान फाड़ के जा चुका है। इनके यहाँ टमाटर खरीदने तक की औकात नहीं है आम आदमी लोगों की, जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी औकात तक नहीं है। रो रहे हैं ये लोग, ये दिखाते नहीं है साले। इनके मुल्क में डेड बॉडीज की रेप हो रही है। कुछ टाइम पहले मैंने आपको गुजरात पाकिस्तान का जो एक एरिया मैंने वहां का न्यूज कवर किया था कि यंग लड़की डिसेबल जिनकी डेथ हो गई थी उनके कब्र से निकाल के लोग उसका रेप कर रहे थे। ये है इसके मुल्क की रियलिटी। ये कवर नहीं करेगा, मैंने कवर किया, आप जाके चेक कर सकते हो उसे, बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। इसके कंट्री के अंदर बलोच जो हिस्सा जिसको ये लोग कहीं मानते नहीं है, वहां के लोगों का प्रोसिक्यूशन जमानों से हो रहा है। कभी बलोच के बारे में सुनना, कभी स्पेस में आके ट्विटर पे, आपको सुनने को बड़ा मजा आएगा कैसे वो रोते हैं तड़पते हैं। इन पाकिस्तानियों को हमसे ज्यादा गाली देते हैं ये लोग। हम हिंदुस्तानी तो कम से कम इज्जत में थोड़ी कम देते हैं, बलोच तो माँ बहन पेल देते हैं इनकी। कभी इसलिए कहता हूँ ज्वाइन मी ऑन ट्विटर, आपको अलग अलग कारनामे देखने को मिलेंगे। बलोच के अंदर बहुत ही गंदा वाटर क्राइसिस है, इसके बारे में पाकिस्तान ने एक बार ही बोला? नहीं बोला। लोग तड़प रहे हैं, पानी के लिए मर रहे हैं, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। दैट इज द रियलिटी। और यही पाकिस्तानी मदीने के अंदर जाके डेरोगेटरी टर्म यूज कर रहे हैं अपने करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए। ये है इनका मुल्क। तो मेरे प्यारे फारूक दुश्मन नॉट सो कॉल्ड भाई, हमारा मुल्क जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका मुल्क फाड़ के आगे बढ़ चुका है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग टू अस, डोंट वरी अबाउट अस। हम लोगों की जो सिविलाइजेशन है, हम लोगों का जो रूट है, चाहे कोई भी बंदा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, इट डजंट मैटर, जो इस मिट्टी में पैदा होता है उसके रूट बहुत स्ट्रांग है। आप नहीं समझ सकते उसके बारे में। आप जिस मुल्क को एडवाइस दे रहे हो, उस मुल्क ने आपको भीख में मुल्क दिया हुआ है। जिस मुल्क पे आप पैदा हुए हो वो हमारी देन है। आप समझ रहे हो उसको? हमारी देन पे आप पले हो साले, तुम अपने बाप को सिखाओगे? फिर इस वीडियो के एंड पॉइंट पे इसने एक ऐसी बात कही कि मुझे लगता है कि हमारे इंडिया का 5, 6, 7, 8 साल का लड़का इससे बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत ज़्यादा समझदार होगा। इसने बोला कि ये जो मेंटालिटी है एकता वाली, एक वाली, बहुत ही डेंजरस मेंटालिटी है। फिर कहता है कि हम एक नहीं हैं, हम एक सिमिलर स्पीशीज हो सकते हैं पर हम दोनों अलग हैं। और ये एक होने वाली फैमिली वाली, एक फैमिली, ये एक प्योरिटी होने वाली बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं अपना सर फोड़ने का मन कर रहा था, पर मैं सोचा कि मैं अपना नहीं, मैं इसी का सर फोड़ देता हूँ, ताकि ऐसी वीडियो बनाना ही बंद कर देगा ये। मैं अपने इंडियन ऑडियंस के लिए बोलना चाहता हूँ, स्पेशली फारूक को ये बोलना चाहता हूँ जैसे मुंबई टोन में बोलते हैं, अबे लौड़िया। इसको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई अनेकता में ही तो एकता है, डिफरेंस में ही तो यूनिटी है। ये चीज हर किसी को समझ में नहीं आ सकती। हम लोग अलग होके भी एक हैं, ये हमारी यूनिटी है। हम अलग हैं पर हम एक हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि हम सिमिलर नहीं है, वी आर नॉट सिमिलर। मैं आतिफ हूं और इसको जो वीडियो देख रहा है, हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे, वैभव होगा, उदय होगा, शाहरुख होगा, रहीम होगा, राहुल होगा, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे इसको। पर इन डिफरेंसेस के बाद भी हम एक दूसरे को देखते हैं, कनेक्ट होते हैं। यही हमारी डाइवर्सिटी है और यही हमारी खूबसूरती है, जिसको हम यूनिटी कहते हैं, एकता कहते हैं। ये एकता हर किसी के बस की बात नहीं है, स्पेशली फारूक जैसे चूतिए के लिए तो बस की बात नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे 2 मुल्क की आइडियोलॉजी बताता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया की एकता के ऊपर। पाकिस्तान डाइवर्सिटी में बिलीव नहीं करता है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज का प्रोसिक्यूशन होता है। ये मैं नहीं, पाकिस्तान की खुद की गवर्नमेंट रिपोर्ट कहती है कि 1000 से भी ज़्यादा लोग प्रोसिक्यूट होते हैं माइनॉरिटीज़ में, और उनको कन्वर्ट किया जाता है फोर्सफुली अबडक्ट करके या अलग अलग मीडियम के थ्रू। ये मैं नहीं, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद रिपोर्ट करती है। एंड टू बी ऑनेस्ट द नंबर माइट बी इवन मच हायर। पाकिस्तान में कितने अलग अलग फेस्टिवल आपको देखने को मिलते हैं, वहां तो शिया लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा है, बाकी की तो मैं बात भी नहीं करना चाह रहा। दिस इज पाकिस्तान। जो फारूक ने कहा उसने गलत नहीं कहा, पर फारूक अपने मुल्क को डिफाइन कर रहा था, इंडिया को नहीं।
फारूक डिफाइन कर रहा था कि पाकिस्तान डोंट बिलीव इन यूनिटी, पाकिस्तान एकता में बिलीव नहीं करता है। एकता में बिलीव कर रहा हो तो सिर्फ उम्मा की बातें नहीं होती ना, वहां पे और भी लोगों की बातें होती, बौद्ध लोगों की बातें होती, जैन लोगों की बातें होती, सिख लोगों की बातें होती। सिख लोगों को तो मारा जा रहा है वहां पे पकड़ के। कुछ टाइम पहले मैंने न्यूज सुनी थी कि सिख लोगों को बहुत मारा है वहां पे। कुछ टाइम पहले किसी हिंदू को किसी ऑफिस के अंदर मार दिया गया पाकिस्तान के अंदर। आई जस्ट हर्ड इट वेरी रिसेंटली। तो ये रियलिटी है, पाकिस्तान एकता में बिलीव नहीं करता और ये सच कह रहा है। ही इज नॉट टेलिंग इट रॉन्ग, बट ये हमारे मुल्क में अप्लाई नहीं होता है। हमारे मुल्क में क्या अप्लाई होता है, ये जो डिफरेंस है ये डाइवर्सिटी लाता है, और डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर। एंड लविंग दिस कल्चर एंड दिस वन लैंड कॉल्ड मदर इंडिया या भारत माता, मदर ऑफ ऑल सिविलाइजेशन, shows our unification, and that's how we all are one and we all call ourselves Indian. हम सब अपने आप को भारतीय कहते हैं, अपने आप को हिंदू या मुस्लिम नहीं कहते हैं, अपने आप को दिल्ली या गुजरात का नहीं कहते हैं। हम सब मिलके एक आवाज़ हैं। इतनी बिलियन लोगों की आबादी जब गूंजती है तो सिर्फ एक ही कहती है कि वी ऑल आर वन, we all are Indian and we all are भारतीय। That is our culture, that is our belief system। यही हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। हमारे पूर्वजों की कुर्बानियां इसी चीज में गई है ताकि हम सब हाथ पकड़ के साथ में खड़े रहें। इन गधों की तरह नहीं इन गधों की तरह नहीं। इनके पूर्वजों ने तो मुल्क का बंटवारा करना सिखाया है। जिन्ना पिन्ना ने इन्होंने तो मुल्क का बंटवारा करना सिखाया है। हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं सिखाई हैं। हमारे मुल्क ने तो उल्टा देना सिखाया है, और हमारे दिए हुए ज़मीन पे तो ये लोग पल रहे हैं जो कि आज इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए बाप बाप ही होता है, हमेशा याद रखना चाहिए इस चीज़ को। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि क्या ये फारूक जैसे लोग हमें बताएंगे कि क्या एकता की बात सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका में रहता है। अमेरिका में तो मैं भी रहता हूँ, मैं काफ़ी यंग एज से रह रहा हूँ अमेरिका में। तो क्या उसकी बोली हुई बात सही हो जाएगी? नहीं सही होगी। क्या क्रेडिबिलिटी है उसकी बातों की? क्या कल्चर है जो कि आज से कुछ सालों पहले बनाया उसका मुल्क, उससे पहले उसका मुल्क ही एग्जिस्ट नहीं करता था। कोई कल्चर नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं। उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू तो हमारी लैंग्वेज है। उर्दू इंडिया की लैंग्वेज है, इंडिया की बनाई हुई। यहाँ लैंग्वेज चोरी करा हुआ है, लैंड हमसे लिया हुआ है। इनका खुद का क्या है? इनका खुद का कोई वजूद ही नहीं है। हमारे पूर्वजों ने यूनिटी के बारे में क्या बताया है, उन्होंने क्या कुर्बानियां दी हैं इस यूनिटी के लिए, जो ये लोग नहीं मानेंगे आज तक। क्या कुर्बानी दी है हमारे पूर्वजों ने, और उन्होंने क्या बोला है। स्वामी विवेकानंदा जी ने क्या बोला? वासुदेवाय कुटुंबकम। क्या मतलब? द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। तो जहां पे ये भाई साहब बताते हैं कि एकता क्या होता है, ये सब फालतू की बातें। फैमिली क्या होता है, ये सब फालतू की बातें। हमारा कल्चर क्या सिखाता है हमें कि ये दुनिया एक परिवार है। हमें हमारा सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, हमारी मिट्टी हमें जोड़ना सिखाती है। इसीलिए आज इंडियन जहां भी जाते हैं बहुत ही एक्सलेंट करते हैं। पर ऐसे बंदे की मेंटालिटी कहीं नहीं लेके जा सकती। समझिए, ये फर्क है। हम स्वामी विवेकानंदा की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, चाहे कोई भी हो, इस भारत का कोई भी हो। पूरी दुनिया एक परिवार है। पर पाकिस्तान और जिन्ना जैसे लोग, ये फारूक जैसे लोग क्या बिलीव करते हैं? नहीं नहीं, ये फालतू की चीज़ें हैं। अगर एक घर में 2 बंटवारा हो सकता है, कर दो बंटवारा यही तो मानते हैं ये लोग। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, लेट दिस डॉग बार्क एज मच एज ही कैन अबाउट यूनिटी। यूनिटी कॉन्सेप्ट दिया ही हमारे देश भारत ने दुनिया को। एक हमारे देश भारत, हिंदुस्तान ने द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी दुनिया को बताई है। वासुदेवाय कुटुंबकम, ये कॉन्सेप्ट हमने बताया है दुनिया को। दुनिया हमें क्या सिखाएगी? ये बताएगा हमें यूनिटी क्या होती है, प्योरिटी और फैमिली क्या होता है, इंडियननेस क्या होता है, ये बताएगा हमें। यूनिटी ये नहीं बता सकता क्योंकि इसके खून में नहीं है। यूनिटी इस मिट्टी से निकलते हैं लोग। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाई फुल लाइक हिम। सो लेट्स जस्ट इग्नोर दैट। अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। इस
बहन के टके के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा हिस्सा है वहां के अंदर 2.65 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जो कि 2014 से लेके 2021 तक ये खुद यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय ने कहा है। ये बहुत ही बड़ी रकम है। इसमें अलग अलग डेवलपमेंट होंगे, एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा, वहाँ के डेवलपमेंट में फोकस किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेशली कनेक्टिविटी में स्पेंड किया जाएगा, जहाँ पे ये जो नॉर्थ ईस्टर्न का जो पार्ट है वो मेन हिंदी बेल्ट से, या कहो कि नॉर्थ या मेन लैंड बेल्ट से कनेक्ट किया जाएगा उसको, ताकि कल्चर का फ्लो हो, लोगों का फ्लो हो, ट्रैवलिंग बढ़े, टूरिज्म सेक्टर बढ़े, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इम्प्रूव की गई है। और जैसे कि आप नहीं जानते कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा रेलवे ट्रैक जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है डाले गए हैं, बिछाए गए हैं, रोड का काम जोरों शोरों से चल रहा है नितिन गडकरी की तरफ से। और रिसेंटली एक रेलवे ट्रैक मणिपुर के अंदर भी गया है, जैसे कि मणिपुर से इंडिया की तरफ आना या इंडिया के सेंट्रल इंडिया में आना बहुत टफ होता है, फॉर दैट यू हैव टू टेक अ फ्लाइट। पर जब से रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी है और ये और एक्सपैंड होगा, जिसके वजह से एक फ्लो बढ़ेगा, तो ये सरकार कर रही है। मैं यहाँ पे कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, पर मैं हमेशा यही कहता हूँ आप लोगों से, जो पार्टी अच्छा करेगी आप उसकी तारीफ करो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, जो भी हो। और जो जहाँ पे गलत कर रही है उसको कंडेम करो, सिंपल सी बात है, सीधा फंडा ही क्लियर है मेरा। बीजेपी जहाँ पे गलत होगी मैं सीधा ओपनली बोलूँगा, पर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को लेके बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, इतने पैसे को इन्वेस्ट करके, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को फोकस करके। रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था बांग्लादेश या अलग अलग जगह से, वहाँ पे फेंसिंग करी गई है, टाइट किए गए हैं बॉर्डर की सिक्योरिटी को, और चीज़ों को बढ़ाई जा रही है ताकि इलीगल लोग या जो लोग आके क्राइम करते हैं उसको रोका जा सके। तो सरकार नॉर्थ ईस्ट को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और बहुत काम कर रही है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अमित शाह ने रिसेंटली बताया है कि आफ्स्पा जो है बहुत ही जल्दी आसाम से हटा दिया जाएगा, जो कि है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसको बहुत जल्द कम किया जाएगा, जिसकी वजह से पुलिस को या आर्म को एक स्पेशल पावर दी जाती है ताकि वो डिस्टर्बेंस को मेंटेन करा जा सके, जो अलग अलग डिस्टर्बेंस होती है। जैसे कि आसाम या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में टेंशन अब कम हो रही है, पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, तो बहुत ही जल्दी इसको हटा दिया जाएगा। तो मैं अगेन आपसे वही कह रहा हूँ, जो करंट गवर्नमेंट है वो नॉर्थ ईस्ट को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। अगर हम चाहेंगे कि सारा काम रात दिन में हो जाए, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी लोग ऐसी मेंटालिटी रखते हैं जो कहते हैं कांग्रेस ने तो नहीं किया तो बीजेपी ने क्या कर लिया। बीजेपी कर रही है, पर टाइम लगता है, किसी प्रोसेस को होने में बहुत साल लगते हैं, पेपर वर्क होता है, एनालिसिस होता है, प्रोजेक्ट होते हैं, मैनेजमेंट होता है, उसके बाद जाके फिर प्री प्रो एंड अलग अलग चीज़ें होती है, लैंड एक्विजिशन होता है, बहुत सारा काम होता है। ऐसे एक दिन में नहीं हो जाता है, बहुत वक्त लगता है काम होने में। पर नॉर्थ ईस्ट को लेके जितनी फोकस करंट गवर्नमेंट है, पहले की गवर्नमेंट ने निगलेक्ट करा हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को, ये बात आपको मानना पड़ेगा। और अगर आप ये बात नहीं मानते, आप खुद जाके पढ़ाई करो इसके बारे में, आपको किसी की बात को बिलीव करने की जरूरत नहीं है। तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के पार्ट को लेके है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर या नॉर्थ को, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ का जो मेन बेल्ट है, इसमें कनेक्टिविटी बहुत बड़ी है, बहुत कल्चर फ्लो हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से और अलग अलग मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से, एक्सेसिबिलिटी की वजह से कल्चर का एक अंडरस्टैंडेबल हुआ है। अभी जाके बहुत हद तक एक यूनिटी बढ़ी है और आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी। हमें बाकी मुल्कों से अलग इसलिए बनाया जाता है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए पीछे नहीं हटते। वी आर ऑलवेज देयर टू इम्प्रूव आवर सेल्फ एंड वी वॉन्ट टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। दैट इज द ब्यूटी एंड यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। मैं कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे इसके कवर कर देता हूँ ताकि आपको जाते जाते कुछ और मसाला मिल जाए। इस साहब ने एक और बात जो मैंने पहले ही बोली थी, जो इसने अपनी वीडियो में बोला था कि जैसे कि नॉर्थ को अलग सप्रेस किया जा रहा है, साउथ को अलग सप्रेस किया जा रहा है। ये पॉइंट मेरे दोस्त हिमांशु ने बहुत अच्छा रेस किया था, जिसका चैनल है डिफेंस स्कोर, उसने भी रेस किया था। और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये फैक्ट है कि नॉर्थ और साउथ में कभी ऑपरेशन उस लेवल का नहीं है जैसा ये बता रहा है। वहाँ पे डिफरेंसेस है ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज का एक डिफरेंस है, ऑपरेशन का नहीं है कि ये 10 साल पहले जब बीजेपी के आने के बाद ये चीज़ें शुरू हुई हैं।
ये डिफरेंस ऑफ द लैंग्वेज हैज बीन देयर फॉर मैनी ईयर्स, मैनी 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 100 साल से भी ज़्यादा से पहले चले जाओ, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज जो कि आज भी है, और इसको ख़त्म किया जा रहा है कैसे, एक दूसरे के कल्चर को समझ के, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ के। आज नॉर्थ के लोग तमिल सीखना चाहते हैं, तमिल के लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं। ये एक फ्लो ऑफ कल्चर हो रहा है, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है और सरकार भी इसे पुश कर रही है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि इसने एक चीज़ कही थी कि इंडिया एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक और पॉइंट यहाँ पे ये भी ऐड करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि पाकिस्तान ने एक ज़ुबान इंडिया से ली, वो थी उर्दू, और उर्दू को इन्होंने अपनी लैंग्वेज बनाई जो कि इनकी थी भी नहीं कभी। और ये बांग्लादेश में जाके बोलते हैं कि आप उर्दू में बोलो और आपकी लैंग्वेज उर्दू होगी। और वो स्पीच जिन्ना ने इंग्लिश में दी थी। मतलब आपका सर फट जाएगा, यू विल बी लाइक व्हाट द फक इज ही डूइंग। तो आप हमें बता रहे हो कि लैंग्वेज का क्या इश्यू है। आपके मुल्क में खुद एक जुबान कहीं से ली गई है, तो एक जुबान जो इन्होंने खुद इंडिया से ली है, और वहां से लेने के बाद ये बताएंगे कि आपको क्या बोलना चाहिए। मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, और एंड करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसने उस वीडियो पे एक कमेंट सेक्शन ऑफ किया हुआ है, या जो लोग कमेंट कर रहे हैं उसको डिलीट कर दे रहा है। क्यों कर दे रहा है डिलीट? क्योंकि ये भाई साहब कहते हैं कि मैं लोगों के ओपिनियन को दबाता नहीं हूँ, जस्ट लाइक राना अय्यूब, मैं किसी का ओपिनियन दबाती नहीं हूँ। ये वैसे लोग हैं, जब इन्हीं की कम्युनिटी के लोग उठ के सवाल करते हैं तो इनकी सबसे ज़्यादा किलस जाती है, सबसे ज़्यादा जल जाती है कि ऐसे कैसे। दैट्स द रियलिटी। अगेन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पीस ऑफ शिट हिपोक्रेट पर्सन आई नो। ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद करिए, क्योंकि ये लोग एक नंबर के हिपोक्रेट हैं। नॉट जस्ट ऑन दिस वीडियो, इसकी वीडियो कभी भी उठा के देख लो, इसकी वीडियो के अंदर एक अकड़ दिखती है, एटीट्यूड दिखता है, और एक भरा हुआ ईगो दिखता है। किस बात का ईगो? क्योंकि ये एक नंबर का चमन चूतिया है, और जो इसको फॉलो करते हैं वो इससे बड़े चूतिए हैं। ये फैक्ट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ हिपोक्रेट। गो फॉलो एनी अदर चैनल हु आर एक्चुअली जेन्युइन। इन लोगों से दूर रहें, बचें, और थोड़ा सा शर्म करें कि ऐसे लोगों को फॉलो करने में कोई फायदा नहीं है आपका। ऐसे डाउनग्रेडेड लोगों को फॉलो करके आप अपनी इज्जत और ज़्यादा गिराएंगे और कुछ नहीं करेंगे। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।